Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे कि आप लोग को पता है, बाकी टॉपिक्स भी डायरेक्ट टेक्स्ट के हमने उनके रिवीजन वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप बाकी टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है नवंबर 20 और मई 21 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नवंबर 20 के लिए कंटेंट डला हुआ है, मई 21 के लिए भी कंटेंट अपलोडेड है। पूरा का पूरा जीएसटी मई 2021 के लिए हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिटर्न ऑफ इनकम। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 139। सेक्शन नंबर 139 किसकी बात करता है? सर, किसको रिटर्न फाइल करना है और कब रिटर्न फाइल करना है, इसकी जानकारी हमें सेक्शन नंबर 139 देता है। सेक्शन नंबर 139 कहता है कि हर इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, एओपी को, बीओआई को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है अगर उसका ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को। दैट मीन्स कि अगर आपकी जीटीआई एक्सीड करती है 2.50 लाख को, 3 लाख को या फिर 5 लाख को, जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चलती हैं, तो उस केस में आपको आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर मेरा जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंडर है तो मेरे लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ऑप्शनल है। लेकिन अगर मेरा जीटीआई एक्सीड करता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को, तो उस केस में मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है रिटर्न फाइल करना। नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर टोटल इनकम पे स्ट्रेस नहीं दिया गया है। स्ट्रेस जो दिया गया है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे दिया गया है। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आती है? डिडक्शन से पहले। तो अगर आपका जीटीआई एक्सीड कर रहा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को, देन इन दैट केस इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप फर्म और कंपनी हैं तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने इनकम अर्न करी है कि लॉस अर्न किया है। बात समझ में आया? मतलब कि अगर आप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, और आप कंपनी है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, देन इन दैट केस आपके लिए मैंडेटरी है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका कोई बिजनेस हुआ है कि नहीं हुआ, प्रॉफिट अर्न हुआ है कि नहीं हुआ, लॉस इनकर हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। अब सेक्शन 139 आपको ड्यू डेट्स बताता है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करनी है। अगर आप कंपनी हैं तो आपको आपका रिटर्न फाइल करना है असेसमेंट ईयर के 30 सितंबर तक। ठीक है ना? असेसमेंट ईयर के 30 सितंबर तक आपको आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। दैट मींस कि अगर प्रीवियस ईयर 1920 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 1920 का रिटर्न कब तक जाएगा? 30 सितंबर 2020 तक जाएगा। अगर आप कोई पर्सन है, मतलब कंपनी के अलावा आप कोई पर्सन है जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है, चाहे तो इनकम टैक्स एक्ट में चाहे किसी और लॉ में, तो उस केस में आपके लिए भी रिटर्न जो है वो 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक फाइल हो सकती है। दैट मींस कि मान लो आप फर्म हो या फिर आप सोसाइटी हो और आपको सोसाइटीज एक्ट के अंदर पे ऑडिट करवाना है, तो आपके लिए भी डेट क्या हो जाएगी? आपके लिए भी डेट हो जाएगी 30 सितंबर। तो कंपनी के लिए इट इज ऑलवेज 30 सितंबर। कंपनी के अलावा कोई पर्सन है, अगर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है तो 30 सितंबर। अगर आप फर्म में वर्किंग पार्टनर हैं और उस फर्म का ऑडिट होना है, ठीक है ना, मान लो आप XYZ फर्म में पार्टनर हो, आप XYZ में वर्किंग पार्टनर हो, अब XYZ फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है, तो आपकी जो रिटर्न होगी, पार्टनर की जो रिटर्न होगी, वो भी कब जाएगी? वो भी जाएगी 30 सितंबर। तो आप ऐसी फर्म के वर्किंग पार्टनर हैं जिस फर्म का ऑडिट होना है, तो आपको भी रिटर्न कब फाइल करना है? 30 सितंबर तक फाइल करना है। इसके अलावा आप कोई और असेसी हैं तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है उसका सारा का सारा रिटर्न आप कब देंगे? असेसमेंट ईयर में। 1920 अगर प्रीवियस ईयर है तो इसकी रिटर्न कब जाएगी? 2021 में। और 2021 में अगर आप कंपनी हो तो आपकी रिटर्न जाएगी 30 सितंबर 2020 तक। अगर आप कंपनी के अलावा कोई पर्सन हो और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है तो आपकी रिटर्न जाएगी 30 सितंबर तक। आप ऐसी फर्म में वर्किंग पार्टनर हो जिस फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होना है तो आप भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे 30 सितंबर तक। इसके अलावा और कोई केस है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक।
अब अगर आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होती है, लेट फीस इंपोज होती है सेक्शन 234F में। अब ये लेट फीस क्या कहती है कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, अगर आपकी टोटल इनकम, ध्यान दीजिएगा, अब ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा है, अब वो किसकी बात कर रहा है, टोटल इनकम की। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो आपके ऊपर लेट फीस इंपोज किया जाता है ₹1000 का। लेकिन अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 5 लाख रुपए को तो आपके ऊपर लेट फीस इंपोज होती है 5000 की इफ रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट बट ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर, अदरवाइज ₹10,000। कहना क्या चाह रहा है आपसे, कहना क्या चाह रहा है आपसे सर? वो कहना चाह रहा है आपसे सिंपल शब्दों में कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है तो आपके ऊपर लेट फीस इंपोज होगी ₹1000। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है, आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 5 लाख को, ये रहा असेसमेंट ईयर और ये रही ड्यू डेट और ये रहा 31 दिसंबर। अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है, आपकी इनकम एक्सीड करती है 5 लाख रुपए और आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरते हो लेकिन 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो इस पीरियड में आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी 5000। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो यहां पर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी ₹10,000। दैट मीन्स कि अगर आप छोटी इनकम वाले हो, मतलब अगर आपकी इनकम अप टू ₹5 लाख है, अगर आपकी इनकम अप टू ₹5 लाख है तो आपके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लगती है अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया। लेकिन अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 5 लाख रुपए को तो आपके ऊपर वेरिएबल पेनल्टी है। 31 दिसंबर तक अगर फाइल कर दोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा 5000 रुपए का, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करोगे तो उस केस में आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 10,000 रुपए का, राइट। इसके बाद अगला सेक्शन आता है लॉस रिटर्न, सेक्शन 139 सब सेक्शन 3, रीड विद सेक्शन 80। ये मैंने आपको सेट ऑफ के साथ पढ़ाया था। सेट ऑफ में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर आप चाहते हो कि आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो तो आपको आपका रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल नहीं किया तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ये जो रूल है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके अलावा और कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अगर आपके पास पीजीबीपी में लॉस है, कैपिटल गेन में लॉस है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और आप चाहते हो कि आपका सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो तो उस केस में आपको आपका रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल किया तो आप हाउस प्रॉपर्टी के अलावा बिजनेस और कैपिटल गेन का जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड एनी लॉस under the head business or profession or under the head capital gain or the loss is from owning and maintaining the racehorses, such shall be carried forward only when the assessee files his return on or before the due date mentioned under section 139(1). तो 139(1) में ड्यू डेट्स दी हैं, अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दोगे तभी आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। अब ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, द अबव प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। ऑल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है, करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कम है लेकिन डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो उतना ही डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट करते हो जितने आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। बैलेंस जो डेप्रिसिएशन होता है वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल करी कि नहीं करी। इफ द रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(3) it will be considered to be a return under section 139(1). तो अगर आपने लॉस का रिटर्न फाइल किया है 139(3) में, it will be considered to be the return under section 139(1), मतलब कि आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है सर? सेक्शन 139(4) कहता है कि अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी है रिटर्न फाइल करने की तो उसके बाद भी रिटर्न भरी जा सकती है। तो सेक्शन 139(4) कहता है कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हो इवन आफ्टर द ड्यू डेट, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो इवन आफ्टर द ड्यू डेट, बट मैक्सिमम अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या है सर इसका? सर मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर है 2019-20 और आपका जो ड्यू डेट है वो है सपोज कर लो
30 सितंबर 20 और आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करी, क्लियर, आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करी, तो क्या अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हो? तो सेक्शन 139(4) आपसे कहता है कि सर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। हमने कहा ठीक, बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल करवाओगे? कह रहा है कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक, एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो 1920 का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 2021। और 2021 कब एंड होगा? सर 2021 एंड होगा 31 मार्च 21, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अब ये कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या है? सर ये कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या है? बच्चे जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो असेसिंग ऑफिसर आपको एक नोटिस भेजता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आप अपना रिटर्न फाइल करो। और उसके बाद भी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। इसको अपन शॉर्ट में BJA बोलते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या होता है? सर असेसिंग ऑफिसर के पास जितने भी एविडेंसेस होते हैं आपकी इनकम को लेकर, असेसिंग ऑफिसर के पास जितने भी एविडेंसेस होते हैं आपकी इनकम को लेकर, उसके बेसिस पे वो आपकी इनकम असेस कर देता है और आपकी उस असेस्ड इनकम पे इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल देता है और आपको नोटिस सर्व कर देता है। मतलब कि अगर तुम्हारा रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड होने से पहले बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई तो तुम उसके बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास, अगर मैं इस केस में बात करूं कि आपका बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल हो सकता है, तो आपका बिलेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है अप टू 31 मार्च। आपका बिलेटेड रिटर्न जा सकता है अप टू 31 मार्च 2021 तक। लेकिन अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 31 मार्च 21 से पहले हो गया, से आपका जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो आपका हो गया से 31 जैन 2021 को ही, तो 31 जैन 2021 आपके लिए लास्ट डेट है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। आप 31 जैन 21 के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन रियल लाइफ में मेरे बच्चे जो असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ईयर के बाद ही होता है। रियल लाइफ में आपका जो असेसमेंट होता है, असेसिंग ऑफिसर जो असेसमेंट करता है वो रिटर्न फाइलिंग के बाद ही करता है। तो आप अपने दिमाग में यही मान के चलोगे कि आप अपना बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 139(5). सेक्शन नंबर 139(5) किसकी बात करता है? सर सेक्शन नंबर 139(5) बात करता है रिवाइज्ड रिटर्न की। भाई ऐसा हो सकता है कि आपने रिटर्न फाइल करते वक्त कोई ओमिशन कर दिया हो या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो आपसे रिटर्न को फाइल करते वक्त। तो अगर आपको रिटर्न फाइल करते वक्त कोई ओमिशन हो गया या फिर कोई मिस्टेक हो गई है, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके। मतलब एक नया रिटर्न फाइल करो और उसके अंदर आप अपने सारे एरर्स और ओमिशंस को क्या कर लो? रेक्टिफाई कर लो। जैसे ही आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो ये ओरिजिनल रिटर्न को क्या कर देती है? सब्स्टिट्यूट कर देती है। बात समझ में आया? मान लो मैंने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल किया और उस पे मैं एक इनकम डिस्क्लोज करना भूल गया, तो ड्यू डेट के बाद मैं क्या कर सकता हूं? एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूं जिसके अंदर वो इनकम जो मैंने एक्सक्लूड कर दी थी ओरिजिनल रिटर्न में उसे मैं इंक्लूड कर लूंगा। राइट, अब ये जो रिवाइज रिटर्न है ये ओरिजिनल रिटर्न को सब्स्टिट्यूट कर देगी। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओरिजिनल रिटर्न को नहीं पकड़ेगी, अब वो रिवाइज रिटर्न को पकड़ेगी। ये माना जाएगा तुमने पहले कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करी थी, ये रिवाइज रिटर्न ही तुम्हारी मेन रिटर्न है। बात समझ में आया? अब ये रिवीजन करने का समय हमें कब तक मिला है? सर ये जो रिवाइज रिटर्न है इसके लिए भी सेम आपका आंसर है। ये जो रिवाइज्ड रिटर्न है ये आप फाइल कर सकते हो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक। एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक, दोनों में से जो भी अर्लियर है। सर यहां पर जो असेसमेंट लिखा है ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है? नहीं मेरे बच्चे, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं है, ये स्क्रूटनी असेसमेंट है। स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है? सर स्क्रूटनी असेसमेंट होता है हमने जो रिटर्न फाइल करी होती है उस रिटर्न को असेसिंग ऑफिसर अपने एविडेंसेस से टैली करता है
कि भाई मैं अगर कह रहा हूं कि मेरे पास 10 लाख की इनकम है, तो जो एविडेंसेस असेसिंग ऑफिसर के पास हैं वो एविडेंसेस ये बात प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि मेरे पास 10 लाख की इनकम है, तो वो अपने एविडेंसेस के साथ मेरे रिटर्न को मैच करवाता है। अगर सब मामला ठीक है तो ओके कर देता है, नहीं ठीक है तो उसके बाद वो हमसे क्वेरीज लेता है कि भाई आपके रिटर्न जो है हमारे एविडेंसेस से मैच नहीं कर रही है। बहरहाल वो बात की बात। अभी के लिए बस मोटा मोटा ये समझो कि रिवाइज रिटर्न के केस में यहां पर जो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट क्या हुआ कि आपकी जो रिटर्न फाइल है उसके बेसिस पे आपका असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है? चेकिंग कर रहा है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है अपनी रिटर्न में वो सही दी है कि नहीं दी है। तो यहां पर मान लो तुमने रिटर्न फाइल किया, तुमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 30 सितंबर 2020 को, जो कि तुम्हारा ड्यू डेट था, और बाद में लगा कि तुमने कोई मिस्टेक कर दी है, तो तुम इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके। और रिवाइज्ड रिटर्न कब तक जाएगी? सर एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक। एंड ऑफ असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हो गया? 31 मार्च 21 तक तुम क्या कर सकते हो? इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर 31 मार्च 21 से पहले स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया तो स्क्रूटनी असेसमेंट वाली जो डेट है वो लास्ट डेट बन जाएगी। फिर से वही बात कि जो असेसमेंट होती है वो असेसमेंट ईयर में नहीं होती है, जनरली वो असेसमेंट ईयर के बाद ही होती है। तो 19-20 का असेसमेंट ईयर है 20-21, तो 19-20 का जो भी असेसमेंट होगा वो 20-21 के बाद ही होगा जनरली। तो आपके लिए जो ड्यू डेट बनेगी वो क्या बनेगी? 31 मार्च 21, ये डेट है आपको रिटर्न रिवाइज करने की। इसके बाद आता है सेल्फ असेसमेंट। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम। डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है कि अगर आपने कोई रिटर्न में इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर मिस कर दिया है तो उस केस में वो रिटर्न क्या हो जाती है? डिफेक्टिव हो जाती है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल किया लेकिन आपने उसका ई वेरिफिकेशन नहीं किया, या फिर आपने साइंड कॉपी सीपीसी के पास नहीं भिजवाई, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव रिटर्न बोलते हैं। और अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव है तो असेसिंग ऑफिसर आपको डिफेक्ट के बारे में इंटीमेट करता है, इंटीमेट करता है और आपको टाइम देता है 15 दिन का कि आप इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करो। और अगर आप उस 15 दिन में अपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं करते हो तो यह मान लिया जाता है कि आपने कोई रिटर्न ही फाइल नहीं करी है। अब ये देखो, जो डिफेक्टिव रिटर्न वाला पॉइंट है, ये जो सेक्शन है, ये आज की डेट में उतना वैलिड नहीं है। उतना वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि सर आज की डेट में सारा काम ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन में जो पर्टिकुलर मैंडेटरी है, जो फील्ड मैंडेटरी है, वो फिल किए बिना आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते हो। तो आज की डेट में जो डिफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपने रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन आपने उसका ई वेरिफिकेशन नहीं किया। तो अगर आपने रिटर्न का ई वेरिफिकेशन नहीं किया तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर आपको टाइम दे सकता है 15 डेज का कि आप अपने इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करिए, अनलेस हम ये मानेंगे कि आपने कोई रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 139A परमानेंट अकाउंट नंबर की। सर ये परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है? सर ये एक नंबर है जो असेसिंग ऑफिसर इशू करता है, अलॉट करता है किसी भी पर्सन को उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे आप लोगों ने ICAI में, CS इंस्टीट्यूट में, CMA इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन लिया है तो उन्होंने आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। इंस्टीट्यूट आपको आपके नाम से नहीं जानता है, आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से जानता है। वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको हमारे नाम से नहीं जानता है, वो हमको हमारे परमानेंट अकाउंट नंबर से जानता है। ये पैन नंबर जो होता है वो 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। पहले 5 आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर 4 आपके नंबर्स होते हैं, और लास्ट जो होता है वो फिर से अल्फ़ाबेट होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हमने लिख दिया BDIPA0884Q, तो ये एक पैन नंबर है। अब इस पैन के जो पहले 5 कैरेक्टर्स हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, लास्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है, और बीच के जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो आपके नंबर्स हैं। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है, और आपकी पहचान इनकम टैक्स में इस पैन से ही होती है। सर किसे किसे पैन के लिए अप्लाई करना है? सर हर वो बंदा पैन के लिए अप्लाई करेगा जिसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। कोई भी पर्सन जो बिजनेस और प्रोफेशन चला रहा है और उसकी टोटल सेल्स या फिर उसकी ग्रॉस रिसीट्स लाइकली टू एक्सीड है 5 लाख रुपए इन एनी प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं या फिर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरा साल भर का जो टर्नओवर है वो 5 लाख एक्सीड कर जाएगा, तो उस केस में मेरे पास पैन होना बहुत जरूरी है।
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जिनको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करनी होती है सेक्शन 139(4)A के अंदर, इनके पास पैन होना कंपलसरी है। रूल 114C कहता है किन लोगों को पैन के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर आपके पास केवल एग्रीकल्चर इनकम है और इसके अलावा आपके पास और कोई इनकम नहीं है तो आपको पैन के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो मैंडेटरी नहीं है आपके लिए कि आप पैन के लिए अप्लाई करें। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर काउंसलर ऑफिसेस को पैन के लिए अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद कहां कहां पर पैन कोड करना कंपलसरी है, कहां कहां पर पैन कोड करना कंपलसरी है। जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे वहां पर आपका पैन होना बहुत जरूरी है। जितने भी करस्पॉन्डेंस आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ करेंगे उस पे आपका पैन होना जरूरी है। जो आप चलान्स भरेंगे टैक्स को भरने के लिए, उन चलान्स में आपका पैन होना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बेचेंगे जिसकी कीमत 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है तो उस सेल परचेज ट्रांजैक्शन में आपका पैन कोड होना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपका पैन होना बहुत जरूरी है। बिना पैन दिए आप कार नहीं परचेज कर सकते हो। अगर आप सेल और परचेज कर रहे हो सिक्योरिटीज का एक्सीडिंग ₹1 लाख तो आपको अपना पैन कोड करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आज की डेट में जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको मैंडेटरली पहले ही अपना पैन देना पड़ता है। तो ये जो लिमिट लिखी हुई है 1 लाख रुपीस की, आज की डेट के उतने काम की नहीं है। रीजन बीइंग हम आज की डेट में सारा काम डिजिटली करते हैं। जो शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती हैं। तो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के केस में जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आपका पैन देना ही पड़ता है। आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पैन देना पड़ेगा। टेलीफोन कनेक्शन लेंगे या फिर मोबाइल फोन कनेक्शन लेंगे तो आपको पैन देना पड़ेगा। होटल और रेस्टोरेंट्स में जहां पर आपका बिल 25,000 से ज्यादा आ रहा है एक बार में, वहां पर आपको अपना पैन देना पड़ेगा। जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो बैंक ड्राफ्ट खरीदने के लिए जिनकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आप बैंक के पास जाते हो और 50,000 से ज्यादा का बैंक ड्राफ्ट इशू करवाते हो बैंक से, तो बैंक आपसे आपका पैन मांगेगी। जब आप कैश डिपॉजिट करते हो 50,000 रुपए से ज्यादा किसी भी बैंकिंग कंपनी में एक दिन के अंदर, तो उस केस में वो आपसे पैन मांगेगी। बिना पैन के वो आपका कैश डिपॉजिट नहीं करेगी। जब आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो जो ज्वेलर होगा वो आपसे पैन मांगेगा जब आपने ज्वेलरी 5 लाख या उससे ज्यादा की खरीदी होगी। अगर आप इंडिविजुअल नहीं है और आप एंटर करते हैं किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में आपको पैन कोड करना जरूरी है। अब आपके पास पैन नहीं है, आपके पास पैन नहीं है, इफ पैन इज नॉट अलॉटेड, तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर 16 में, गिविंग देयर इन द पर्टिकुलर्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शंस आपने करे हैं उसके बारे में आप जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 60 में। अगर आपके लिए पैन लेना जरूरी था और आपने पैन नहीं लिया हुआ है और आपने पैन के प्रोविजंस की कंप्लाई नहीं करी है, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी अप टू ₹1,000 की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन सो मोटो अलॉट द पैन, मगर अगर आप स्पेसिफिक कंडीशंस में नहीं आते हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके पास पैन होना चाहिए, तो वो आपको सो मोटो भी पैन दे सकती हैं। वेरीफाइंग द रिटर्न ऑफ इनकम, आपने जो रिटर्न फाइल करी है उसे वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने का मतलब साइन करना होता है। तो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद अपनी रिटर्न जो है वो वेरीफाई करता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल इनकैपेसिटेटेड है तो जो भी उसकी लीगल गार्जियन है या फिर जो भी कंपीटेंट है उसके बिहाफ में एक्ट करने के लिए वो उस रिटर्न को वेरीफाई करेगा। और अगर इंडिविजुअल इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो उसका जो एजेंट है वो क्या करेगा, इस रिटर्न को वेरीफाई करेगा और अपने रिटर्न के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी भी भेजेगा। एचयूएफ के केस में जो कर्ता होगा वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा और कर्ता अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे जो भी सीनियर मेंबर है वो उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। कंपनी के केस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो वेरीफाई करेगा और मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। इन केस ऑफ फर्म जो मैनेजिंग पार्टनर है वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा और मैनेजिंग पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पार्टनर रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रिटर्न कैन बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड
पार्टनर, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो एलएलपी के केस में रिटर्न को वेरीफाई करेगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पार्टनर रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। लोकल अथॉरिटी के केस में जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, या तो वही पर्सन वेरीफाई करेगा, और अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो जो पर्सन कंपीटेंट है उसके बिहाफ पे रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए वो बंदा रिटर्न को वेरीफाई करेगा। देखिए, इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपका सेक्शन 139(1), वो है सेक्शन 139(1), 139(3), 139(4) और 139(5। ये आपके 4 सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्शन 139(a) आप रीड कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है और वेरीफाई से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा। मोटा मोटा हमने लगभग पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है 20-25 मिनट पे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए तो रखते हैं। बाय टू ऑल, टेक केयर।